हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जा रहा एजुकेशन में। आज बात करते हैं इतिहास की, और इतिहास के अंदर हमारा चल रहा था मुगल काल, और मुगल काल के साथ साथ हमने जो सूर्यवंश था उसके बारे में बात कर रहे थे। और सूर्यवंश के साथ साथ हमने शेरशाह सूरी की एक क्लास के पूर्ण कर ली थी, और एक क्लास के अंदर कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी का जो प्रारंभिक जीवन था, उन्हें जो युद्ध लड़े थे और उसके सैनिक अभियान की बात करते हैं तो उनके बारे में हमने बात कर ली थी पिछली क्लास में। आज बात करते हैं, आज की क्लास में बात करते हैं हम शेरशाह सूरी के प्रशासन की। और जब शेरशाह सूरी के प्रशासन के अंदर आते हैं तो प्रशासन को क्या होता है कि जो प्रशासन है उसके अंदर क्या क्या आता है, उसके बाद में जो उसके सार्वजनिक निर्माण है उसके बारे में बात करते हैं। और सार्वजनिक निर्माण के साथ साथ अब शेरशाह सूरी को आज पूर्ण कर लेंगे, या यूं कह सकते हैं कि आज सूर्यवंश का अंत कर देंगे। मतलब कह सकते हैं अंत करने का मतलब है कि शेरशाह सूरी को हम पूर्ण, या सूर्यवंश को हम पूर्ण कर लेंगे। और इसके बाद में आज आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे अकबर को। किसको पढ़ेंगे? अकबर को पढ़ेंगे। तो आज हम बात करते हैं शेरशाह सूरी का प्रशासन, और शेरशाह सूरी का प्रशासन है वो किस तरीके से चलता है, इसी के बारे में आज बात करते हैं। देखो, यहाँ से जो प्रशासन है शेरशाह सूरी का, ये 4 भागों में है। ये 4 भागों में बटा हुआ है। वैसे तो 5 भागों में बटा हुआ है, लेकिन 4 भाग में लिख देता हूँ इसके। और 4 भागों में प्रथम भाग आता है इसका केंद्रीय प्रशासन, और केंद्रीय प्रशासन के अंदर आता है यहाँ प्रथम होता है इसका केंद्रीय प्रशासन। प्रथम कौन सा होता है? केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन, या लिख सकता हूँ क्या? केंद्रीय लिख दे ओनली। दूसरा होता है यहाँ से प्रांतीय। कौन सा होता है? प्रांतीय। प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन। तीसरा होता है सरकार प्रशासन। सरकार। अब सरकार का मतलब ये मत समझ लेना कि सरकार है, यहाँ सरकार का मतलब होता है सर जिला। क्या होता है? जिला। और यहाँ से आता है सर तीसरा, और यहाँ आता है चौथा, और चौथा आता है सर कौन सा? 4 नंबर। यहाँ से 4 नंबर आता है सर परगना। क्या? परगना, जिसको आज कह सकते हैं हम ग्राम पंचायत। और 5वां आता है सर ग्राम। और शेरशाह सूरी की प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? कौन सी थी? ग्राम थी। कौन सी? ग्राम। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया कौन होता था? ग्रामिक होता था। आज बात करते हैं केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और सरकार और परगना और ग्राम की। तो केंद्रीय प्रशासन को 4 भागों में बांटा गया था सर। 4 भागों में बांटा गया था, जिसको क्या कहा जाता था? दीवान ए आरिज। दीवान ए कह सकता हूं। इसको 4 भागों में बांटा गया। तो प्रथम भाग कौन सा था? दीवान, या दीवाने लिख सकते हैं। दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत। दीवान ए वजारत। दूसरा भाग था वो था दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज। तीसरा भाग था दीवान ए रियासल। दीवान ए रियालत। दीवान ए रियालत। और चौथा भाग था दीवान ए इंसा। और चौथा भाग था दीवान ए इंसा। अब बात करते हैं इनकी। तो इन 4 भागों में क्या क्या होता था? इनके जो 4 भागों में बांटा गया है, इसको 4 भागों में क्या क्या होता था, इसके बारे में आज बात करते हैं। और इसके बारे में जो दीवान ए वजारत था, ये था सर एक वित्त विभाग था। इसको लिख सकते हैं कि वित्त विभाग था। कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था। कौन सा? ये वित्त विभाग था सर। कौन सा? वित्त विभाग था। इनको याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और वित्त विभाग था, ये वित्त विभाग था। और ये था दीवान ए आरिज था, ये सैनिक विभाग था। कौन सा विभाग था? सैनिक विभाग था। ये सैनिक विभाग था। सैनिक विभाग के साथ साथ जो रियासत था, जो रियालत था, ये था सर विदेशी विभाग। ये विदेश के जो मामले थे उसको सल्टाया करता था। कौन? रियालत। किसको सल्टाया करता था? विदेशी विभाग। विदेशी विभाग लिख सकते हैं हम। और
जो इंशा था, ये क्या होता था, जो इंशा था, दीवान ए इंशा था, इसके अंदर क्या होता था, जितने भी जो मतलब जो राजा था शेर शाह सूरी, इनकी जो आज्ञाएं थी, इनकी जो आज्ञाएं थी या घोषणाएं थी, उनको लिखता था। ये मतलब इसको क्रमबद्ध सूची में लिखाई का कार्य करता था। मतलब जो आज्ञाएं कह सकते हैं, आज्ञाएं, आज्ञाएं एंड घोषणा, घोषणा विभाग, क्रमबद्ध लिखने का विभाग, मतलब इसको लिखते थे। अब बात करते हैं सर इसके प्रांतीय प्रशासन की। और प्रांतीय प्रशासन में कहा जाता है, प्रांतीय प्रशासन में कहा जाता है जो कानून को है, हमने पहले बात की थी, पिछली क्लास में बात की थी कि इतिहासकार कानून के अनुसार इसकी जो प्रांतीय प्रशासन है, इसमें कितनी सरकारें थी सर, 47 सरकारें थी। कितनी? 47 सरकारें थी। और 47 सरकार या 47 प्रकार के विभागों में बांटा गया था इसको। किसको बांटा गया? प्रांतीय विभाग को। बात करते हैं सरकार की, बात करते हैं सरकार की, तो सरकार को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला नाम है सिकदार। क्या नाम है? सिकदार ए सिकदारन, सिकदार ए सिकदारन, ये याद रखना सर, सिकदारन, सिकदार ए सिकदारन। और दूसरा नाम आता है सर यहाँ से मुंसीफ, मुंसीफ, क्या नाम आता है? मुंसीफ ए मुंसीफन, मुंसीफ ए मुंसीफन, मुंसीफ ए मुंसीफन नाम आता है यहाँ से 2 निकल के। अब देखो यहाँ तो देखो जो सरकार थी या जिला में जो शासन था, जिला में जो सरकारें थी, उसको 2 भागों में बांटा गया था। और 2 भागों में जो सिकदार ए सिकंदर था, इसका भाग, इसका काम था सर वित्त विभाग था। कौन सा भाग, कौन सा विभाग था? वित्त विभाग था। कौन सा? वित्त विभाग। जितने भी जो वित्त विभाग थे, कर लेना, कर देना, ये सभी कार्य किसके हित में थे? किसके मतलब किसके अंतर्गत आते थे? ये आते थे सर सिकदार ए सिकदारन के, सिकदारन के अंतर्गत आते थे। और मुंसिफ के अंदर होता था, और मुंसिफ के अंदर आता है सर ये सैनिक विभाग था। कौन सा विभाग था? सैनिक विभाग था, सैनिक विभाग, ये था सर सैनिक विभाग, ये था सर सैनिक विभाग। और यहाँ एक छोटी सी बात लिख देना, जो परगना था, परगने के अंदर 66 प्रकार की या 66 प्रकार या 66 भागों में बांटा गया था, या 66 सरकारों में बांटा गया था इसको। किसको? 66 सरकारों में बांटा गया था। किसको? परगने को। मतलब 66 प्रकार की सरकारें होती थी यहाँ किसमें? परगना में। यहाँ देखो, अब एक बार इसको रिपीट कर लेना, एक बार इसको रिपीट कर लेना कि शेर शाह सूरी का जो प्रशासन है उसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा होता है? केंद्रीय प्रशासन, दूसरा होता है प्रांतीय प्रशासन, और तीसरा कौन सा होता है? सरकार या जहाँ पर जिला होता है उसी तरीके से बांटा गया है। तीसरा परगना, जो आज की ग्राम पंचायतें होती हैं उसी के आधार पे। और जो 5वां कौन सा होता है? ग्राम होता है। और शेर शाह सूरी की मतलब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। तो आज हम पहली क्लास में इसके जो सैनिक अभियान थी, इसके सामान्य परिचय था, उसके बारे में हमने बात की थी शेर शाह सूरी की। और प्रशासन के अंदर इसे पहला जो केंद्रीय प्रशासन है उसको 4 भागों में बांटा गया है। दीवान ए वजारत, दीवान ए वजारत, ये वजारत है सर, वजारन मत लिख लेना, वजारत, दीवान ए वजारत। जो वित्त विभाग होता था सर, ये वित्त विभाग होता था, मतलब जो पैसा था उसी का क्या होता था? उस विभाग होता था, मतलब कह सकते हैं बैंक होता था। दूसरा दीवान ए आरिज, जो सैनिक विभाग होता था, सैनिक विभाग होता था दीवान ए आरिज। मतलब इसमें क्या होता है? दीवान ए आरिज के अंदर होता है दीवान ए आरिज। तीसरा विभाग होता है दीवान ए रियालत, जो विदेशी विभाग था। चौथा विभाग आता है दीवान ए इंसा, जो जितने भी घोषणाएं और जितने भी आज्ञा थी शेर शाह सूरी की, उसको क्रमबद्ध लिपि में लिखना किसका, कौन से विभाग के अंतर्गत आता था? दीवान ए इंसा के। प्रांतीय विभाग में 47 प्रकार की सरकारें होती थी। 47 प्रकार के मतलब कह सकते हैं 47 प्रकार की सरकारें आती थी। और सरकार को मतलब जिले को 2 भागों में, जिले पर मतलब 2 अधिकारी होते थे। एक तो क्या था? एक का नाम था सिकदार ए सिकदारन, सिकदार ए सिकदारन, जो सिर्फ और सिर्फ क्या करता था? वित्त विभाग का काम करता था। मतलब जो वित्त विभाग था वो किसके अंतर्गत आता था? सिकदार ए सिकदारन। और
मतलब वित्त विभाग का सबसे ऊंचा अधिकारी कौन होता था? सिकदार ए सिकदारन। और सैनिक विभाग का सबसे ऊंचा अधिकारी सरकार के ऊपर कौन होता था? मुंसीफ ए मुंसीफन होता था। बात करते हैं परगने की, और परगने में 66 प्रकार की सरकारें पाई जाती है और सबसे छोटी इकाई ग्राम होती है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे बात करते हैं। अब इसी के साथ साथ मैं आज इसके साथ एक चीज और लिखा देता हूँ। जो सैनिक होते हैं मतलब सैनिक क्या करते थे? सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था भाई, नगद वेतन दिया जाता था, नगद वेतन दिया जाता था। मतलब शेरशाह सूरी अलाउद्दीन खिलजी की यहाँ कॉपी करता है, और कॉपी करने के साथ साथ दिया जाता था, क्या दिया जाता था? नगद वेतन दिया जाता था, नगद वेतन दिया जाता था। जबकि जो सैनिक के अधिकारी थे उनको नगद वेतन नहीं दिया जाता था, उसको मतलब जमीन जायदाद देकर क्या कर दिया जाता था? उसको फ्री कर दिया जाता था। इसके अंतर्गत मतलब कह सकते हैं कि शेरशाह सूरी था, वो क्या करता है? शेरशाह सूरी अपने प्रशासन के अंदर क्या नहीं हो, एक भ्रष्टाचार ना हो, इसीलिए इन्होंने जो जितने भी बड़े बड़े पद थे, अधिकारी थे, उनको क्या कर दिया? 2 साल से क्या कर दिया था? 2 साल से मतलब ट्रांसफर कर दिया जाता था। मतलब 2 वर्ष से, कैसे लिख देता हूँ यहाँ, आप सही तरीके से लिख दूँ तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ कि 2 साल से मतलब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, मतलब 2 साल से, 2 वर्ष से बड़े अधिकारियों का स्थानांतरण करना किसने किया? किसने किया? शेरशाह सूरी ने। और शेरशाह सूरी जो सैनिक थे उनको नगद वेतन दिया जाता था। अब बात करते हैं आगे। अब बात करते हैं आगे। तो आगे इसमें जो शासन है, जो प्रशासन है, उसकी बात कर ली। अब इसके आगे बात करते हैं। तो इसके सामने आता है सर, निकल के आता है हमारे पास, और अगला टॉपिक आता है हमारे पास। और अगला टॉपिक क्या आता है सर हमारे पास? भूमि। अगला टॉपिक आता है हमारे पास भूमि। अगला टॉपिक आता है भूमि। यहाँ लिख देता हूँ मैं भूमि। यहाँ आता है सर भूमि। अब देखो सर, यहाँ एक चीज याद रखना, जो गज ए सिकंदरी हमने जब दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे थे, और दिल्ली सल्तनत के अंदर लोधी वंश पढ़ रहे थे, लोधी वंश के अंदर हमने सिकंदर लोधी पढ़ा था। उन्होंने एक भूमि मापन के लिए एक गज, या कह सकते हैं एक मापन आधारित क्या एक नीति चलाई, जिसको क्या कहते थे? सिकंदरी गज जी, सिकंदरी गज। इन्होंने भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया सर। किसका प्रयोग किया? सिकंदरी गज का प्रयोग किया। भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। इन्होंने भूमि मापन के लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। और जो साम्राज्य के अंदर, जो राज्य के अंदर जो आमदनी थी, वो वहाँ मतलब कह सकते हैं कि मुख्य आमदनी कहाँ थी? मुख्य आमदनी कहाँ से होती थी? आमदनी कहाँ से होती थी? मुख्य आमदनी कहाँ से होती थी? भूमि कर या भूमि लगान से होती थी। भूमि कर से। ये सर देखो, हमने पिछले जो क्लास ली थी, पिछले जो पढ़ा था हमने, दिल्ली सल्तनत पढ़ा था, सबका वंश पढ़ा, और उसी में जो प्रशासन आता है, प्रशासन के अंदर हम बात करते हैं तो जहाँ भूमि कर होता है उन्होंने 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे कर लेता था। तो इन्होंने क्या किया? 1/3 भूमि कर लिया। कितना? 1/3 भूमि कर लिया। लेकिन इन्होंने क्या किया? जो मुल्तान था, कौन? मुल्तान था, मुल्तान से ये 1/4 कर लेता था। मुल्तान से कितना? 1/4 कर लेता था। कितना? 1/4 कर लेता था। अब देखो सर, इसी के साथ साथ क्या होता था? ये कर था वो नगद, एक तो नगद लेता था, मतलब जो नगद देना चाहता है वो नगद भी ले सकता है। नगद और अनाज के रूप में लेता था। किस रूप में लेता था? अनाज के रूप में लेता था। अनाज के रूप में लेता था।
मतलब यहाँ कर की बात हमने कर ली। अब यहाँ से देखो, यहाँ से क्वेश्चन उठाया जा सकता है कि शेरशाह सूरी के अंदर भूमि कर कितना था, 1/3। जबकि यहाँ से डिफरेंट क्वेश्चन अगर उठाता है तो यहाँ से पूछा कि शेरशाह सूरी के समय मुल्तान का कर कितना था, तो 1/4 होगा। कितना होगा? 1/4, जो दोनों रूपों में, मतलब नगद भी लेता था और क्या लेता था, अनाज के रूप में भी क्या करता था, कर लेता था। इन्होंने अब भूमि कर की बात चल रही है तो भूमि के लिए बात करते हैं कि शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम भूमि का पट्टा, क्या आज करवाते हैं ना, भूमि का पट्टा बनवाया, मतलब बनाया, कह सकते हैं डायरेक्ट सीधी लैंग्वेज में है कि भूमि का पट्टा, जो भूमि का पट्टा व्यवस्था थी वो किसने चालू की, मतलब भूमि का पट्टा सर्वप्रथम किसने चालू किया, तो किसने किया था, शेरशाह सूरी ने किया था। भूमि का पट्टा बनवाया, मतलब जो जिसकी भूमि थी, जिसको दिया जाता था, कहा जाता है कि जो सैनिक अधिकारी थे उनको क्या दिया जाता था, भूमि देके फ्री करता था, और जो नगद वेतन था जो सैनिकों को दिया जाता था। तो यहाँ भूमि का पट्टा बनवाने का कार्य भी किसने किया था, शेरशाह सूरी ने ही किया था। और अब बात करते हैं, इससे आगे चलते हैं, इसके सार्वजनिक निर्माण की बात करते हैं। और सार्वजनिक निर्माण के अंदर जो हुमायूं तो पीछे रह जाता है, लेकिन क्या होता है कि हुमायूं से आगे चलते हैं तो यहाँ देखो शेरशाह सूरी आता है, और शेरशाह सूरी कहाँ का शासक होता है, दक्षिण बिहार का शासक होता है। और शेरशाह सूरी यहाँ क्या करता है सर, शेरशाह सूरी अपने जीवित होते हुए अपना मकबरा बनवा देता है। कहाँ? सासाराम, बिहार के अंदर अपना मकबरा बनाता है। कौन? जीते जी। उन्होंने 2-3 सार्वजनिक कार्य करवाए। जो पुराना किला दिल्ली के अंदर, जो दीन पनाह है हुमायूं की, जहाँ मृत्यु हुई थी, दीन पनाह में लाइब्रेरी में उसकी मृत्यु हुई थी सीढ़ियों से गिर के, हमने पहली क्लास में इसके बारे में बात की थी। और यहाँ से नतीजा निकल के ये आता है सर कि वहाँ उस दीन पनाह को तुड़वा कर वहाँ एक पुराना किला और एक मस्जिद बनवाता है। क्या? पुराने किले के नाम से तो एक दीन पनाह शहर को मिटा के वहाँ क्या करता है, पुराने किले के नाम से एक नगर बसाता है, और दूसरा वहाँ एक मस्जिद बनाता है। कहाँ बनाता है? दीन पनाह के अंदर। तो बात करते हैं इसके सार्वजनिक निर्माण की, और सार्वजनिक, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करते हैं सर शेरशाह सूरी के सार्वजनिक कार्य की। तो सार्वजनिक, देखो अगर आपको ये लग रहा है कि जरा सी गहराई में चल रहा है, तो मेरी सोच ये है कि आपको हिस्ट्री दोबारा ना पढ़नी पड़े। अगर आप हिस्ट्री एक बार पढ़ते हो तो वही कहीं कि एक बार जो पढ़ने से क्लियर होता है उसे बार बार पढ़ने में मजा नहीं आता, इसलिए हम गहराई में भी लेते हैं। और गहराई में जाना हमारा मतलब क्या है, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा ले, और इसीलिए हम गहराई में क्वेश्चन, मतलब गहराई में पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन भी उठाए वहीं से जाता है। आज बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की बात करते हैं, तो इसका आता है सार्वजनिक कार्य, सार्वजनिक निर्माण, कह सकते हैं सार्वजनिक निर्माण। सार्वजनिक निर्माण के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सर सार्वजनिक निर्माण के बारे में बात करते हैं। सार्वजनिक निर्माण के अंदर पहला इसमें मकबरा आता है सर, कि क्या आता है? मकबरा। क्या आता है? मकबरा। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है सर? सासाराम में बनवाया था जीवित रहते हुए। कहाँ? सासाराम। कहाँ? बिहार में। बिहार। कहाँ बनवाया था? बिहार में बनवाया था। सर देखो इससे जो ये है ना, ये मकबरा है जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, इसमें एक विशेषता है। इसमें विशेषता है ये बाहर से तो कैसा है? बाहर से कैसा है? बाहर से तो ये मुस्लिम संप्रदाय को दर्शाता है, और जबकि अंदर से ये हिंदू संप्रदाय से दर्शाता है। बाहर से तो क्या है? मुस्लिम। बाहर से क्या है? मुस्लिम।
और अंदर से क्या है सर, हिंदू है। हिंदू संस्कृति या हिंदुओं को मतलब हिंदू धर्म से समर्पित है। कौन सा जो मकबरा है, मतलब हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से दिखाया गया है इस मकबरे में। अब बात करते हैं, और इसका जो कह सकते हैं, जो इसका जो शेरशाह सूरी था, शेरशाह सूरी था, इसका यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख देता हूं कि कई बार पूछ लेता है। देखो यहाँ से एक चीज लिख लेना, इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का मतलब इम्पोर्टेंट कहीं भी पूछा जा सकता है। इसका वास्तुकार, शेरशाह सूरी के मकबरे का वास्तुकार कौन था? अलीवर खान था। कौन था? अलीवर खान। और यहाँ लिख देता हूं अलीवर खान, वास्तुकार अलीवर खान, अलीवर खान। अब देखो यहाँ हमने पहले बात की थी कानून गो। कानून गो के अनुसार, कानून गो, कानून गो, ये कानून गो इतिहासकार होता है। इन्होंने शेरशाह सूरी को क्या कहा? धूल में खिला फूल कहा सर। धूल में खिला फूल, धूल में खिला फूल, धूल में खिला फूल किसने कहा? कानून गो को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार ने शेरशाह सूरी को धूल में खिला फूल कहा? तो किसने कहा? कानून गो ने कहा था। और इसी जो मकबरा है ना सर, ये मकबरा है ना, इस मकबरे को ताजमहल से सुंदर बताया गया है। किससे? ताजमहल से सुंदर बताया गया है। ताजमहल से सुंदर बताया गया है। किसको? ताजमहल से सुंदर, ताजमहल से सुंदर बताया गया है। ताजमहल से सुंदर बताया गया है। किसको? जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, यहाँ क्या होता है? ताजमहल से सुंदर बताया गया है। जिसके बाहर में क्या होता है? बाहर की तरफ तो क्या होता है? वो मुस्लिम तरीके से दिखता है, जबकि अंदर जाओ तो उसके अंदर ये लगता है कि हम हिंदू संप्रदाय से हैं। इसका मतलब ये हिंदू और मुसलमान था। और इसका देखो, इसका सेनापति था ना, इसका सेनापति का नाम भी लिख देता हूँ मैं, पूछा तो नहीं जाता। और सेनापति का नाम था ब्रह्माजीत। क्या नाम था सर? ब्रह्माजीत गौड़। इसका सेनापति था सर ब्रह्माजीत गौड़। और सेनापति कौन था? ब्रह्माजीत गौड़ था, जो एक हिंदू था। और जो बंगाल में क्या था? बंगाल में कौन था? गौड़ वंश था। और वो आगे पढ़ेंगे हम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ देखो पटना बसाया था। किसने? पटना। किसने बसाया था? पटना बसाया। और पटना जो पाटलिपुत्र पहले बसाया था, उसका नाम पटना, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का नाम बदल के क्या किया? पाटलिपुत्र का नाम बदल कर किसने किया? पाटलिपुत्र का नाम बदला, नाम बदला, पाटलिपुत्र का नाम बदला। इन्होंने कन्नौज को नष्ट कर दिया था सर। किसने? शेरशाह सूरी ने कन्नौज को नष्ट करके क्या कर दिया? नष्ट करके वहां एक नगर बसाया, जिसका नाम दिया सूरशेर। सूरशेर, उसका नाम दिया सूरशेर नगर। अब बात करते हैं इसके निर्माण की। तो यहाँ तो जगह नहीं है, मतलब आगे लिखेंगे। तो इसके बारे में देखो, यहाँ से क्या होता है, एक बार दोबारा रिपीट कर लो। शेरशाह सूरी के मकबरे की बात करते हैं, तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार के अंदर है। इंपॉर्टेंट वास्तुकार अलीवर खान है। क्या नाम है? अलीवर खान। पूछा जा सकता है शेरशाह सूरी के मकबरे का वास्तुकार कौन है, तो हमें बताया जाएगा वास्तुकार कौन है? अलीवर खान। ये बाहर तो क्या होता है? मुस्लिम संप्रदाय से संबंधित है, जबकि अंदर हिंदू संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ से क्या होता है? ये दोनों मतलब क्या होता है? हिंदू और मुस्लिम दोनों को प्रेम करता है। यहाँ से यही दर्शाता है इसका मकबरा, क्योंकि इन्होंने खुद ने जीवित रहते हुए अपना मकबरा बना लिया था। जो इतिहासकार कानून गो है, उन्होंने धूल से खिला फूल कहा, या कह सकते हैं कि धूल में खिला फूल कहा। किसने? कानून गो ने। और ताजमहल से सुंदर बताया, ताजमहल से सुंदर बताया। और ये भी लिख सको तो लिख लो, किसने बताया ताजमहल से सुंदर है? किसने कहा? मतलब हुमायूं, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है, वो किस ताजमहल से सुंदर है, ये किसने कहा था? कनिंघम ने कहा था सर। किसने?
कनिंगम। किसने कहा था? कनिंगम। और कनिंगम का नाम आप बहुत बार सुन चुके। किसने कहा था? कनिंगम ने कहा था। इन्होंने क्या कर दिया? पाटलिपुत्र, जो पहले पटना था उसका नाम था पाटलिपुत्र, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया? पटना कर दिया। इन्होंने कन्नौज को नष्ट करके सूरसेन बसा दिया और उसके सेनापति का नाम था गौड़। अब बात करते हैं इसके सार्वजनिक निर्माण में इसकी सड़कें आती हैं। इन्होंने सड़कें सर्वप्रथम भारत के अंदर सर्वप्रथम सड़क बनाने का कार्य किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। अब इससे आगे बात करते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं सर सड़कें, और सड़कें का निर्माण करते हैं कौन? सूरी, शेरशाह सूरी। कौन करता है? शेरशाह सूरी। मैंने सार्वजनिक निर्माण को मिटा दिया। सार्वजनिक निर्माण, क्या नाम है? सार्वजनिक निर्माण। क्या पढ़ रहे हैं? सार्वजनिक निर्माण। अब देखो सार्वजनिक निर्माण होता है ना, उसके अंदर क्या आता है? सड़कें। और यहाँ लिख देता हूँ मैं सड़कें। और इन्होंने सर उस समय कितनी सड़क बनाई? 4 सड़क बनवाई। कितनी सड़क बनवाई? 4 सड़क बनवाई। और 4 सड़कों में प्रथम सड़क है बंगाल। किसे? बंगाल। बंगाल से कटक तक। कटक कहाँ पड़ता है? कटक कहाँ पड़ता है? पंजाब में। और पंजाब कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान वाला, हमारा वाला नहीं है ये, मतलब जो पाकिस्तान का प्रांत है पंजाब, उसमें पड़ता है। कटक तक बनाया। इन्होंने दूसरी सड़क बनाया सर आगरा से बुरहानपुर। आगरा से बुरहानपुर। दूसरा सड़क का निर्माण कहाँ से? आगरा से बुरहानपुर। बुरहानपुर। और बुरहानपुर कहाँ पड़ता है? एमपी के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? एमपी के अंदर। तीसरी इन्होंने सड़क बनाई आगरा से चित्तौड़। और ये किधर से बनाई? जोधपुर से होते हुए। और चौथा बनाया सर मुल्तान से लाहौर। मुल्तान से लाहौर तक बनाया। किसने बनाया? ये चारों सड़कों का निर्माण करवाया। और इन्हीं के साथ कहा जाता है कि इन्होंने 1200 दरिया मतलब उस समय कहते थे कि छोटी सड़कें होते थे, उन्होंने उसका निर्माण करवाया। और इसी में क्या कहा सर? इन्होंने क्या कहा? जो सड़क निर्माण कराया उसको उस समय तो कहा जाता था, शेरशाह सूरी के समय कहा जाता था सड़क ए आजम। क्या कहा जाता था? सड़क ए आजम। सड़क ए आजम कहा जाता था। सड़क ए आजम का नाम दिया। सड़क ए आजम का नाम दिया, मैं लिख देता हूँ, नाम दिया। सड़क ए आजम का नाम दिया। और यहाँ से देखो जो सड़क ए आजम था, यहाँ से देखो, यहाँ एक चीज लिख देता हूँ मैं, लॉर्ड ऑकलैंड। क्या नाम है? लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड ने इसको क्या नाम दिया सर? जीटी रोड का नाम दिया। किसका? जीटी रोड का नाम दिया। जीटी रोड का नाम दिया। किसने? ऑकलैंड ने। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जीटी रोड का नाम किसने रखा था? जीटी रोड का नाम किसने रखा था? लॉर्ड ऑकलैंड ने रखा था। और कहा जाता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कहाँ? कई एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। और इसकी देखो जो सार्वजनिक निर्माण है उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर इसका निर्माण आ गया, सड़कें निर्माण आ गए। और तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा आता है हमारे सामने, तीसरा आता है एक दिल्ली के अंदर इन्होंने एक मस्जिद बनवाई। दिल्ली के अंदर इन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी। यहाँ तक हो गया। तो यहाँ से बात करते हैं सर, पहले हमने पिछली क्लास में बात की थी रोहतासगढ़। क्या नाम है? रोहतासगढ़ या रोहितासगढ़। इस रोहितासगढ़ का भी निर्माण इसने करवाया था। और इन्होंने किला ए मोहना
मोहना नामक एक मस्जिद बनवाई थी, कहाँ? दिल्ली में। मस्जिद बनाई, कहाँ बनवाई थी? दिल्ली में बनवाई थी। अब क्या होता है यहाँ से सार्वजनिक कार्य क्या होता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ देखो अब एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं। तो सार्वजनिक कार्य होता है, सार्वजनिक कार्य में हमने क्या पढ़ा है, इसका मकबरे के बारे में बात की। और कहा जाता है कि जो कनिंघम है, जो इतिहासकार कनिंघम ने, उन्होंने क्या कहा कि ये ताजमहल से सुंदर बताया गया है। दूसरा आता है इसकी सड़कें। तो सड़कें उन्होंने 4 लंबी सड़कों का निर्माण करवाया, जिसमें एक तो बंगाल से कटक, जो मतलब पंजाब में पड़ती है, और वहां तक करवाया। दूसरा आगरा से बुरहानपुर एमपी में करवाया। तीसरा आगरा से चित्तौड़, और चौथा है मुल्तान से लाहौर। इन्होंने सड़क ए आजम कहा। पहले तो क्या कहा जाता था? सड़क ए आजम कहा जाता था। और इस सड़क और आजम का नाम बदलकर लॉर्ड ऑकलैंड ने क्या रख दिया सर? जीटी रोड रख दिया। और किला ए मोहना एक मस्जिद है दीन पनाह शहर में के अंदर, उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण भी शेर शाह सूरी ने करवाया था। और रोहितास या रोहतासगढ़ का निर्माण भी किसने करवाया था? ये बिहार के अंदर है। हमने पहले भी बात की है, ये रोहतासगढ़ का निर्माण भी किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने शेर शाह सूरी ने ही निर्माण करवाया था। अब बात करते हैं इसे अगले टॉपिक की। अब बात करते हैं सर अगले टॉपिक की। और अगले टॉपिक के अंदर हमारा बच गया सर सैनिक। और सैनिक व्यवस्था के अंदर क्या आता है? सैनिक व्यवस्था के अंदर हमने बता दिया शायद। सैनिक व्यवस्था के अंदर इन्होंने दाग और हुलिया की पद्धति को क्या किया? दाग और हुलिया की पद्धति को लागू किया। मतलब दाग और हुलिया की पद्धति किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। किसकी थी? अलाउद्दीन खिलजी की। और दाग और हुलिया की पद्धति को ये क्या करता है? अपने सैनिकों के लिए लागू करता है। मतलब घोड़े दागने की प्रथा थी। और हुलिया पद्धति जो ड्रेस थी किसकी? जो सैनिकों की ड्रेस थी, इन्होंने क्या कर दिया? जो अलाउद्दीन खिलजी है, इन्होंने क्या किया? दाग और हुलिया पद्धति दी। और इसी पद्धति के आधार पर कौन चला? शेर शाह सूरी चलता है। इसी आधार पे कौन चलता है? शेर शाह सूरी चलता है। तो आज हमने बात कर ली शेर शाह सूरी के प्रशासन की। और शेर शाह सूरी के प्रशासन के अंदर हमने पढ़ लिया, उसके प्रशासन के अंदर केंद्रीय शासन, मतलब जिसका प्रशासन 5 भागों में था। 5 भागों में पढ़ लिया हमने। उसके बाद में उसके निर्माण कार्य के, सार्वजनिक निर्माण के बारे में हमने बात कर ली। और सार्वजनिक निर्माण के साथ साथ हमने उसके जो सैनिक हैं, सैनिकों के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं सर, इसमें एक टॉपिक रह गया, और इसमें एक टॉपिक मेरे को याद आ गया, और उस टॉपिक के बारे में बात करते हैं सर। और उसी टॉपिक के बारे में बात करते हैं रुपया। सबसे पहले भारत में सबसे पहले रुपया किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने चलाया था। और शेर शाह सूरी ने ही क्या किया था? शेर शाह सूरी ने। और यहाँ बात करते हैं सर मुद्रा। और शेर शाह सूरी ने मुद्रा चलाई थी। और उन्होंने क्या कर दिया? एक तो सोने की मुद्रा चलाई, और सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? अशरफ कहा जाता था। क्या नाम दिया गया? अशरफ। और सर जो चांदी की मुद्रा थी उसका नाम दिया गया रुपया। क्या नाम दिया गया? रुपया। और जो तांबे की थी उसका नाम दिया गया सर दाम। इसका नाम दिया गया दाम। अब देखो सर, यहाँ बात करते हैं, ये विशुद्ध 180 ग्रेन का था। किसका? ग्रेन, नो की ग्राम। ये 80 ग्रेन का था। और कहा जाता है कई किताबों में क्या होता है सर, 176 ग्राम का भी बताया जाता है। 176 ग्रेन का भी बताया गया है। और ये क्या था? जो तांबे का था। और ये तांबे का कितने का था? 360 ग्रेन का था। कितने का था? 360 ग्रेन का था। 360 ग्रेन का था। और जो चांदी, और यहाँ लिख देता हूँ, जो चांदी अनुपात तांबा, तो यहाँ 1 रुपया 64 दाम, मतलब 1 अनुपात 64 के रूप में था। क्या? चांदी और तांबा।
और इसी के बारे में हम बात करते हैं तो देखो, सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? अशरफ कहा जाता था। और यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, मुद्रा प्रणाली को भी क्या कर दिया, एक नया रूप दे दिया, एक नया रूप दे दिया। क्या दे दिया? एक नया रूप दे दिया इन्होंने। किसने ने? शेर शाह सूरी ने। चलो एक बात देखो, शेर शाह सूरी ने क्या कर दिया, शेर शाह सूरी ने क्या कर दिया, देखो इधर कि शेर शाह सूरी ने जो मुद्रा चलाई, मुद्रे के अंदर सोने की भी चलाई, तांबे की भी चलाई और चांदी की भी चलाई। और सोने की मुद्रा को अशरफ कहा जाता था, तांबे की जो तांबे की मुद्रा था उसको दाम कहा जाता था, और जो रुपया था वो चांदी का हुआ करता था, 180 ग्रेन 176 ग्राम। मतलब इसमें क्या, कंफ्यूज मत होना, कई किताबों में क्या होता है 176 ग्राम ग्रेन भी होता है जबकि 180 ग्रेन भी होता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। और देखो यहां से मैं एक चीज लिख देता हूं, जो स्मिथ है, स्मिथ है, स्मिथ ने कहा कि ये रुपया है ना, ये रुपया मतलब इसकी मुद्रा है वो क्या बनी, ब्रिटिश सरकार की रुपया की आधार बनी। मतलब ब्रिटिश सरकार, लिख देता हूं, ब्रिटिश सरकार की मुद्रा प्रणाली का आधार बना, आज भी चल रहा है ना रुपया, आज भी रुपया ही तो कहते हैं हम थोड़ी दाम कहते हैं, दाम भी कहते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ से क्या होता है कि जो स्मिथ है, जो इतिहासकार स्मिथ है, इन्होंने क्या कहा कि ब्रिटिश सरकार की जो मुद्रा प्रणाली है उसका आधार कौन बनता है, उसका आधार बनता है रुपया, उसका आधार बनता है रुपया। तो आज की क्लास शायद यहाँ हम खत्म करते हैं। और आज की क्लास में हमने शेर शाह सूरी को पूर्ण कर लिया, और शेर शाह सूरी के साथ साथ उनके प्रारंभिक जीवन, सैनिक अभियान और यहाँ तक कि उसके प्रशासन की भी हमने बात कर ली। अब यहाँ से कुछ अगर टॉपिक रह भी गया तो मैं अगली क्लास में ज़रूर बता दूंगा, अगर दिमाग से निकल गया कोई टॉपिक तो मैं ज़रूर बता दूंगा, कोई मोस्ट टॉपिक होगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, अगर मोस्ट नहीं होगा तो फिर निकाल देंगे उसको। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अकबर, और अकबर के मुगल काल चल रहा था, हम मुगल काल के निरंतर के अंदर हम अकबर पढ़ेंगे, और अकबर कब से कब तक शासन करता है ये उसके बारे में बात करते हैं, उसके सैनिक अभियान, उसके प्रशासन, और उन्होंने कौन कौन सी, मतलब अकबर की लगभग मेरे को ऐसे लग रहा है कि 3 क्लास हमें बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर छोटी छोटी क्लासों में हम पढ़ेंगे तो शायद बेहतर होगा कि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर एक ही क्लास में हमने बना दिया, चलो ठीक है, फिर भी मैं एक क्लास, अगर आप सोच के देखो कि अगर मैंने एक क्लास के अंदर बना दिया कि इतिहास, एक क्लास ले ली इतिहास के अंदर हम मुगल काल, और मुगल काल के अंदर अकबर क्या करता है, 1556 से 1605 तक शासन करता है। उन्होंने इतने नियम कानून बना दिए, उसको एक क्लास में पढ़ना शायद मुश्किल होगा, और पढ़ भी लेंगे लेकिन वो समझ में नहीं आएगा। तो आज बात करते हैं, आज बात कर ली हमने, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अकबर के बारे में, और आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आज की क्लास आपको बेहतर समझ में आई हो, उम्मीद करता हूँ बेहतर समझ में आ गई होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, और लाइक भी करना और शेयर भी करना यार। और क्योंकि मैं, अगर आप मेरा सपोर्ट करोगे तो मैं इससे बेहतर क्लास देने की कोशिश करूँगा, या कह सकता हूँ कि जितना नॉलेज मेरे पास है उससे कहीं ज़्यादा मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँगा।